हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपको वेलकम करता हूँ ऑन द अनस्टॉपेबल चैनल। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशंस। आप पूछोगे कि प्रतीक नायक इंडिया चाइना रिलेशंस आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो कहानी यह है कि इंडिया चाइना रिलेशंस हम लोग मॉडर्न पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, आज की जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडो चाइना रिलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रैवलर्स एंड द ट्रैवलर्स हु हैड कम टू इंडिया इन एंशिएंट पीरियड। जैसे कि आप सब लोग इतिहास में जानते भी होंगे और आपको जानकारी थोड़ी बहुत होगी कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ही ऐतिहासिक रिलेशंस रहे हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि राइट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी विल फाइंड कि जब भारत के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस हो रही थी, उसके कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर चाइना के अंदर भी एक सभ्यता एग्जिस्ट कर रही थी। यस माय फ्रेंड, उसको यांगजे रिवर सिविलाइजेशन के रूप में पहचानते हैं। और यहां से ही हमको समझ में आ रहा है कि ये दोनों की दोनों कंट्रीज एंशियंट है और एंशियंट टाइम के अंदर से ही इनकी एग्जिस्टेंस हमको मिलेगी। खैर, समय का पहिया आगे गया और जाते 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 हमें देखने को मिलता है और इंडिया और चाइना दोनों विस्तार से बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया की तरफ से जाएंगे और बहुत सारे लोग चाइना से भारत की तरफ आएंगे। और शुरुआत यहाँ से ही होती है कि ये ट्रैवलर्स के द्वारा भारत के इतिहास के बारे में क्या-क्या चीजें लिखी गई है, खास करके चीन से आने वाले जो चीनी यात्री थे, उन्होंने वी विल फाइंड कि किस तरह से इंडिया के बारे में ऑब्जर्व किया है। इनकी हिस्टोग्राफी के ऊपर हम लोग आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो पेन और पेपर आपके साथ ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग बहुत सारी नोटिंग करेंगे। इस नोटिंग के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री के मेंस के क्वेश्चंस और हो सके तो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स के अंदर कैसे चाइनीज ट्रैवलर्स के ऊपर से जो सवाल आया है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं कि आप अगर यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो ऑन द यूसीएससी एग्जामिनेशन। यस सर, ये मैं बात कर रहा हूँ अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप की। ये सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप की एग्जाम फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम है जो ली जा रही है 17th ऑफ दिसंबर को। यस, इट इज गोइंग टू गेट कंडक्टेड ऑन 17th ऑफ दिसंबर सुबह 11 बजे। खासियत यह है कि इसमें 1 घंटे के अंदर अगर आप कंपीट कर रहे हो लाइव एग्जाम के अंदर, इट्स एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन जहां आपके साथ हजारों बच्चे कंपीट करेंगे और इस कंपटीशन के द्वारा यू विल बी एबल टू विन आउट सम इंटरेस्टिंग गिफ्ट वाउचर्स। साथों साथ आपको अन अकेडमी की तरफ से टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलने का, बूट कैंप के अंदर एक मौका मिलेगा, ब्यूरोक्रेट के साथ एक डे स्पेंड करने का मौका जहां आप अपनी क्वेरीज डाउट्स पूछ सकते हो। आईपैड, मोबाइल फोन, टैबलेट्स और साथों की साथों मैकबुक, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और साथों के साथों एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो है कि पहले 500 जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस आएंगे उनका एक लकी ड्रॉ किया जाएगा और उनके द्वारा वी विल फाइंड कि अन अकेडमी आपको गिफ्ट वाउचर देगा सर, है ना? तो जरूर से आप इसके अंदर से आइए हमारे साथ एंड यू विल गेट गिफ्ट वाउचर्स एज वेल फॉर द टेस्ट टेकर्स जो इनिशियली फर्स्ट 500 होंगे। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही फायदा है। कुछ नहीं तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने रैंक को असेस कर सकते हो और अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हो कि वेयर डू स्टैंड। वेयर डू स्टैंड का मतलब ये है कि आपकी रैंक कहाँ पे आएगी। मतलब से फॉर एग्जांपल आप ये टेस्ट के अंदर एग्जाम देंगे और आपका 10,000वां रैंक आया तो आप समझ सकते हो कि आप कितने पीछे हो, अपनी तैयारी को असेस कर पाओगे और बहुत ही फायदा है। ये फ्री के अंदर है बाय द वे। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट पेड, इट्स अ फ्री एग्जामिनेशन। इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो शायद तक आपको कोड पूछा जाएगा। ये कोड फ्री कोड है पीएन लाइव। इस कोड का उपयोग करिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कोई भी क्वेरी हो आप जरूर से जुड़िए। यहाँ पे दिसंबर 17 11 बजे है। एनरोलमेंट आप जल्दी से कर दीजिएगा तो आपको अश्योर्ड गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। बाकी हमारी तरफ से अलग अलग बैचेस शुरू हो रही है। हमने एक रफ्तार बैच शुरू की है 2024 के प्रीलिम्स के लिए। खास करके ये इंग्लिश के अंदर होगी सर, है ना? इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने 6 मंथ्स की ये रफ्तार बैच है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। पीएन लाइव कोड यूज कीजिए। आपको मेंस की टेस्ट सीरीज या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे तो वो भी अवेलेबल है। ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। 2499 के अंदर आपको 30 टेस्ट आपको मिलेंगे। ये कोड के द्वारा, पीएन लाइव के द्वारा, यू विल बी एबल टू गेट दी सब्सक्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक अवेलेबल है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप ये नंबर के ऊपर कॉल करिएगा 8585858585। हमारी टीम आपको गेट बैक करेगी और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। यहाँ आप ये कोड जरूर से यूज करिएगा, पीएन लाइव, दिस इज द डिस्काउंट कोड। ये कोड को यूज करके आप अधिक से अधिक अपना लाभ कर सकते हैं। खैर, चलते हैं आगे और इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर ले जाते हैं कि भाई चाइनीज ट्रैवलर्स इंडिया में क्यों आए थे सर, ठीक है? तो यहाँ से ही सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाई द इंडिया चाइना रिलेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड एंड व्हाट वाज द फैक्टर्स बिहाइंड दैट एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट सर। ओके, अब देखिए, इंडिया और चाइना दोनों की दोनों जो सभ्यता है बहुत ही पुरानी सभ्यता रही है। मतलब मैं ये कहूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमारे पास एविडेंसेस है
कि दे हैड बेसिकली कंटेम्पररी ऑफ ईच अदर। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो इंडस की सिविलाइजेशन थी वो चाइनीज़ सिविलाइजेशन के साथ सीधे-सीधे रिलेशंस रख रही थी। बट ज़रूर से हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट द सिविलाइजेशन दैट वाज़ लोकेटेड इन इंडस वाज़ कंटेम्पररी टू द यांग्ज़े रिवर सिविलाइजेशन सर, ठीक है ना समझे? तो चाइना के अंदर आपको यांग्ज़े रिवर देखने को मिलती है सर, ठीक है ना समझे? उसके तट के ऊपर ये सिविलाइजेशन थी, तो इंडिया और चाइना इतने पुराने सभ्यताएँ हैं सर, ठीक है ना सिविलाइजेशन के रूप में। ये सिविलाइजेशन के बीच में रूप में हम लोग जब देखेंगे कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट निकल के आते हैं, ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंशिएंट पीरियड से ही होंगे और इसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की कंटिन्यूटी में वी विल कम टू नो कि चाइनीज़ बहुत सारे इंडिया की तरफ आएँगे और बहुत सारे इंडियंस चाइना की तरफ भी जाएँगे। जी हाँ, दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ओके। यू विल फाइंड गुड नंबर ऑफ चाइनीज़ कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। यू विल आल्सो सी गुड नंबर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आल्सो गोइंग टुवर्ड्स चाइना। जी हाँ, दोस्तों, हम लोग बेसिकली आज के क्लास के अंदर हिस्टोग्राफी में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडो चाइना रिलेशंस में जो चाइनीज ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आए थे, ये ट्रैवलर्स ने इंडिया के बारे में क्या ऑब्जर्व किया। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने इसके ऊपर आपको सवाल पूछा हुआ है। जीएस पेपर 1 के अंदर एक सवाल आया था सर, ओके। और सवाल ये पूछा गया कि आई असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया सर, ठीक है। कि भाई चीन से आए हुए और अरब प्रदेशों से आए हुए जो भी ट्रैवलर्स थे, उन्होंने भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन में हमको किस तरह की मदद की है सर, ठीक है। हाउ दे हैव हेल्प्ड अस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हम बेसिकली पहले तो ये देखेंगे कि चाइना से आया कौन था सर, ठीक है। तो चाइना से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो सर, ओके। और सवाल ये आता है कि भाई कौन आया था, क्यों आया था सर, ठीक है ना समझे। तो अगर आप हमारे विद्यार्थी रहे हो और आपको थोड़ी बहुत हिस्टोग्राफी के बारे में या हिस्ट्री के बारे में पता भी है, तो आप पीछे 5W+1H की मेथोडोलॉजी यूज करिए और इसके बेसिस के रूप में आप समझने की कोशिश करिए कि कौन आया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब आया था, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे आया था सर, ठीक है ना समझे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेनली कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे आया था और कैसे गया था सर, ठीक है। तो व्हाई है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है। अगर आपको देखना है कि इसके अंदर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके व्हाट फैक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो टोटल मिला के 5W+1H का जो कंसेप्ट है, वो इंडिया चाइना रिलेशंस के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसके कंटिन्यूटी में एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंडो चाइना रिलेशंस की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई, उसमें चाइना से जो लोग आ रहे थे, वो क्यों आ रहे थे और इंडो चाइना रिलेशंस कैसे एस्टेब्लिश हुए थे सर, ठीक है। तो याद रखना कि इंडो चाइना रिलेशंस की जब हम लोग बात करेंगे ना और इनकी एस्टेब्लिशमेंट की जब हम लोग बात करेंगे, तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये रिलेशंस हमें मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलते हैं बाय द पीरियड ऑफ अशोका सर, ठीक है। अशोक और वी विल सी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंतर्गत वहां से हमारे पास एविडेंसेस है कि चाइना के साथ हमारे लिंकेजेस एस्टेब्लिश हुए थे। और ये लिंकेजेस क्यों होते हैं, तो उसके पीछे का जो फंडामेंटल रीजन हमें देखने को मिलेगा, वो था वी विल सी कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन इंडिया दैट इज कॉल्ड एज बुद्धिज्म सर, ओके। तो आपको बुद्धिज्म के बारे में दोस्तों पता ही होगा, यू माइट बी अवेयर अबाउट व्हाट इज बुद्धिज्म ऑल अबाउट। एंड बुद्धिज्म का अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता भी है, तो यू कैन गो बैक टू द पास्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज्म सर, ओके। बुद्धिज्म में बुद्धा के जो टीचिंग्स है ना सर, है ना, बुद्धा की जो फिलॉसफी थी, बुद्धा का जो दर्शन था, बुद्धा ने जो भी टीचिंग्स लोगों को देने की कोशिश की थी, ये सब के सब टीचिंग्स वी विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मेन स्ट्रीम वर्ल्ड है उसके अंदर पॉपुलराइज होंगी। और खास करके अशोक की बात करेंगे, तो अशोक ने वी विल सी कि बुद्धा के जो टीचिंग्स है उसको साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भेजने की कोशिश की थी, उसने ही सेंट्रल एशिया की तरफ भेजने की कोशिश की थी। और अशोक के कार्यकाल के अंदर ही वी विल सी कि साउथ एशिया के अंदर भी बुद्धा की टीचिंग्स गए थे सर, ठीक है। इसी कंटिन्यूएशन के अंतर्गत जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड देखेंगे, तो कनिष्क करके वी विल सी कि एक राजा हुआ करता था और कनिष्क ने भी बहुत सारे मिशनरीज को वी विल सी कि भारत के बाहर भेजा था। इसमें सैकड़ों मिशनरीज चाइना की तरफ भी गए थे सर, ओके। ये कनिष्क का पीरियड ही था जहां से वी विल सी कि इंडो चाइना रिलेशंस की शुरुआत हुई या बड़ी मात्रा के अंदर इंडो चाइनो एक्सचेंजेस होने की शुरुआत हुई। ये एक्सचेंजेस के पार्ट के रूप में हमको ये चीज समझ में आ रही थी कि कनिष्क चाहता था कि भाई बुद्धिज्म का ग्रोथ हो। कनिष्क ये भी चाहता था कि इस दौर के अंदर जो बुद्धा की आइडियोलॉजी है या पूरा का पूरा जो दर्शन है, वो दुनिया के अलग-अलग विस्तार में फैले। और इसी बेसिस के रूप में, ये इसी का ही आधार बनाते हुए हमें ये जानकारी मिलती है कि कनिष्क जो है, वो वी विल सी कि ये मिशनरीज को भेजेगा। ये जो मिशनरीज थे भारत के अलग-अलग विस्तारों से बाहर निकलते हुए चाइना की तरफ जाएँगे, चीन की तरफ जाएँगे। याद रखिएगा दोस्तों सर, ठीक है? तो व्हाट डू वी से ओवर हियर सर, ओके? इन द पीरियड ऑफ कनिष्का, ये कनिष्क का ही दौर है जहां हमारे पास एविडेंसेस है कि मिशनरीज का भारत के बाहर जो है वो प्रभाव पड़ने की शुरुआत हुई थी। ये प्रभाव के अंतर्गत वी विल कम टू नो कि कश्यप मातंग करके
एक इंडियन स्कॉलर हुआ करते थे, इनके लिए ये कहा जाता है कि ही बिकेम द वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू गो टू चाइना सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि कश्यप मातंग करके एक इंडियन ही थे जिन्होंने वी विल सी की पहली दफा चाइना के अंदर विजिट की थी। ऐसा कहते हैं कि कश्यप मातंग ने ही वहां पे बुद्धिज्म को पॉपुलराइज कराया था। और कश्यप मातंग के जो बेसिकली पॉपुलैरिटी थी, उसके कारण चाइना के अंदर बहुत सारे ट्रैवलर्स वी विल सी कि बुद्धा की प्लेस ऑफ बर्थ और बुद्धा के रिलेटेड जितने भी पिलग्रिमेज प्लेसेस है, वहां पे ये लोग आने की शुरुआत करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो कहानी ये है कि बुद्धिज्म ने इंडिया को बहुत सारी चीजें दी है सर, ओके। और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि बुद्धिस्ट आइडियल्स और बुद्धिस्ट टीचिंग्स को बेस बनाते हुए देयर वर गुड नंबर ऑफ चाइनीज पिलग्रिम्स हु हैड कम टू इंडिया और हु कम टुवर्ड्स इंडिया इन द एंशिएंट एरा एज वेल सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो हमें इनकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई इनका क्या योगदान है, किस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और साथों साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन्हीं के कंट्रीब्यूशन के कारण more and more number of Chinese will be coming towards India, and they will be directly or indirectly contributing to the growth of Indo-China relations as well, sir. Okay. इस इंडो चाइना रिलेशंस की कंटिन्यूटी के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि फाहियान, ह्यूएनसांग, इत सिंह नामक और भी लोग आपको इंडिया की तरफ आते हुए मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी क्लियर इज दैट कि भाई ये कौन थे, ये कहां से आए थे सर, है ना, इनके द्वारा क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की गई थी। एंड साइमल्टेनियसली हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई इनकी राइटिंग क्या किस तरह से हुआ करती थी। अब थोड़ा बहुत आगे चलेंगे दोस्तों और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंडो चाइना पिलग्रिम्स जो है, ये इंडो चाइना पिलग्रिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशंस क्या क्या चीजें की गई थी। सेकेंडली हमें यह भी देखना है कि इंडिया से और कौन गया था सर, ठीक है। तो इंडिया से वी विल सी कि बोधि धर्म करके एक और वी विल सी कि इंडियन स्कॉलर देखने को मिलेंगे जो चाइना की तरफ गए थे सर, है ना। तो दो का नाम याद रखेंगे, एक तो कश्यप मातंग का नाम याद रखेंगे, दूसरे बोधि धर्म का नाम याद रखेंगे। बोथ दिस पर्सनालिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे हैड गॉन टू चाइना एंड दे हैड प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म सर, ओके। इस बेसिस के रूप में आपको पहली कहानी समझ में आ गई कि व्हाई द चाइनीज केम टू इंडिया सर, ठीक है ना, समझे। तो आप समझने की कोशिश करिए इंडिया में कौन कौन आया था प्रोमिनेंट चाइनीज सर, है ना, समझे, जो चाइनीज पिलग्रिम्स के रूप में इंडिया के अंदर आए थे सर, ठीक है। तो पिलग्रिम्स की हम लोग जब बात करेंगे इंडिया के अंदर जो प्रोमिनेंटली आए थे, उसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलते हैं फाहियान सर, ठीक है। फाहियान के साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं ह्यूएन सांग सर, है ना, समझे। ह्यूएन सांग के साथ साथ हमें तीसरे जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी देखने को मिलते हैं वो है इत सिंह या यी जिंग सर, है ना, समझे। और ये बेसिकली एक पिलग्रिम थे। और चौथे हमें देखने को मिलते हैं वैंग जुआंग सर, ठीक है ना, समझे। ये चारों की कहानी हमको पता होनी चाहिए कि इन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी। सवाल ये आता है कि व्हाई दिस चाइनीज पिलग्रिम केम टुवर्ड्स इंडिया एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, है ना। इनका चाइनीज पिलग्रिम्स का भारत की तरफ आगमन क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या क्या आपको मिलता है सर, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि चाइनीज पिलग्रिम्स का इंडिया के अंदर आगमन हो उसके पीछे का कारण था इंडिया से लोगों का चाइना की तरफ जाना सर, ओके। मैंने बताया कि अभी बोधि धर्म का भारत के बाहर जाना, बोधि धर्म के बाद या कश्यप मातंग और उसके बाद बोधि धर्म, इन दोनों का बेसिकली भारत के बाहर जाना, उसके बाद चाइनीज के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई थी। क्यूरियोसिटी किस बात की आई थी कि दे वांटेड टू लर्न मोर अबाउट द प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा सर, ठीक है ना। इनको ऐसा था कि भाई हमें बुद्धिज्म के रिलेटेड जो प्लेसेस है वो हमें एक्सप्लोर करनी है। इनको ऐसा था कि बुद्धा के द्वारा जो जो चीजें जीवन में जिया गया है या बेसिकली उन्होंने जो भी अपना जीवन समर्पित किया है उन सब जगहों के ऊपर जाना है सो दैट दे कैन लीव दैट पार्ट सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इनको बेसिकली बुद्धा के रिलेटेड जो भी प्लेसेस है, साइट्स है, वो सब विजिट करनी थी। एंड वन ऑफ द प्राइमरी मोटिव ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स कमिंग टू इंडिया इज दिस ओनली सर, ठीक है ना। सो दे वांटेड टू गो टू द प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धा, जैसे लुम्बिनी हो गई, जैसे कपिला वस्तु हो गया, स्तूप बने थे पाटलिपुत्र और राजगीर और बाकी सारे विस्तारों के अंदर, इन सब जगहों के ऊपर जाने की बात करेंगे सर, है ना, समझे। इनको बर्थ प्लेस के ऊपर जाना था, जैसे बुद्ध की बर्थ प्लेस हुआ करती थी लुम्बिनी सर, ठीक है ना। कपिला वस्तु जो बुद्ध का किंगडम हुआ करता था, इन जगहों के ऊपर जाके ये चाइनीज पिलग्रिम्स का ये मानना था कि ये जाके इन जगहों से बहुत सारा अनुभव ग्रहण कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना जो काइंड ऑफ व्यू हम लोग कह सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या अपनी जो राइटिंग्स है उसको अच्छा खासा डेवलप कर पाएंगे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो बुद्ध के जीवन के साथ एसोसिएटेड जितनी भी जगह है इन सब जगह के ऊपर ये चाइनीज लोग जाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। दूसरी कहानी हमें ये भी देखने को मिलती है कि इंडिया से बहुत सारे टीचर्स चले गए थे, राइट सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इंडिया की जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है ना सर, ठीक है ना, समझे, जो इंडियन विजडम था ना,
वो इनको चाइना में मिलना नहीं रहा था सर, ठीक है। अब देखिए कि इंडिया पूरी दुनिया के अंदर एक टाइम के ऊपर ज्ञान दे रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इंडिया यूज्ड टू गिव विजडम टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ओके ना, समझे। वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया, ईस्टर्न वर्ल्ड हो गया। अलेक्जेंडर की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर भी इंडिया से सैकड़ों लोगों को लेके जाएगा, टीचर्स को लेके जाएगा। चाइना के अंदर ऐसा हुआ था कि बहुत सारे इंडियन इंडियन टीचर्स जो है वो बेसिकली पहले ट्रैवल करके गए थे। मैंने आपको बताया कनिष्क ने भेजे थे, और कनिष्क के बाद वाले पीरियड में, अशोक के पीरियड में भी इंडिया का जो ज्ञान था वो चाइना के तरफ गया था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में बहुत सारे चाइनीज पिलग्रिम्स का मानना था कि अगर भारतीय कोई व्यक्ति या भारतीय कोई टीचर, भारतीय दार्शनिक जो बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ है और कोई व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो उनके साथ वापिस चाइना जाए, है ना, वो उनके साथ वापिस चाइना जाए तो कैसा रहेगा सर, ठीक है। सो दे वांटेड टू गेट मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंडियन टीचर्स फ्रॉम इंडिया टू चाइना। मतलब आप देखिए गंगा किस दिशा में बह रही थी सर, ठीक है ना, उल्टी गंगा बह रही थी। आज की तारीख में ऐसा है कि हम पश्चिम के देशों से भी उसी की टीचर्स को, शिक्षकों को और बाकी सारे लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन सबसे बढ़िया है। पहले के टाइम के अंदर विल सी की बुद्धिज्म हो गया हो या ओवरऑल इंडिया की ट्रेडिशनल फिलॉसफी हो गई हो, सब में इंडिया का दबदबा था। और ये दबदबा आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा दोस्तों सर, ओके। ये कैसे देखने को मिला कि वेयर दे आर डिमांडिंग इंडियन टीचर्स, दे आर डिमांडिंग इंडियन स्कॉलर्स टू कम टू चाइना एंड प्रीच द लॉ, प्रीच देम द टीचिंग्स, प्रीच देम व्हाट इज बुद्धिज्म ऑल अबाउट। तो आप सोच सकते हो कि किस किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे सिखाने की कोशिश की जा रही थी सर, गेटिंग ऑन, ओके। तीसरी कहानी हमको ये देखने को मिल रहा है कि उस पीरियड के अंदर भारत के अंदर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था, वो बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल था सर, ओके। और हुआ क्या कि ये जो चाइनीज स्कॉलर्स लोग थे, इन सबको ये मानना था कि भाई इंडिया से जो भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो अगर हम लोग ट्रांसलेट करके कैरी करके लेके जाएंगे तो कैसा रहेगा। क्योंकि देखिए कि इंडिया में ये सबका सब बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी भाषा में था, एक तो पाली भाषा में था, और दूसरा अगर आपको याद होगा तो संस्कृत भाषा में था सर, ठीक है। क्योंकि बुद्धिज्म में हीनयान करके जो संप्रदाय है, उसका जो एजुकेशन है या उसकी जो लिटरेचर है वो संस्कृत पाली में थी। और जो महायान करके वी विल सी की संप्रदाय है सर, ठीक है ना, समझे, उसकी हम लोग जब बात करेंगे तो उसका लिटरेचर हमें देखने को मिलता है संस्कृत के अंदर था सर, ठीक है। हीनयान और महायान सर, है ना, इन दोनों के जो लिटरेचर का जो वर्क था वो बहुत पॉपुलर हो गया था पूरी दुनिया में सर, ठीक है। तो चाइनीज स्कॉलर्स चाहते थे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर को ट्रांसलेट करके वी विल सी कि चाइना के अंदर लेके जाएंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा सर, ओके। और चाइना के अंदर पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, क्योंकि बुद्धा के विचार और बुद्धा के दर्शन जो है वो भारत के बाहर पहुंच चुके हैं। मैंने बताया ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इंडियन थिंकर्स के और टीचर्स के जो भी बेसिकली आइडियाज थे वो पॉपुलर हो गए थे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इनके लिए बहुत ही सेक्रेड टेक्स्ट हुआ करती थी। सेक्रेड टेक्स्ट समझ में आता है सर, ठीक है। ऐसी किताबें जिनके लिए वी विल फाइंड कि चाइनीज लोगों को लग रहा था कि ये बड़े पवित्र हैं, और इन पवित्र किताबों को हमारे से कैसे भी करके हमको लेके जाना है, भारत के बाहर चाइना की तरफ लेके जाना है, इसके लिए भी आया। आप देखिए कि जब फाहियान इंडिया में आया तो सैकड़ों मात्रा में टोकरिया, मतलब आप समझने की कोशिश करोगे तो सैकड़ों हजारों किताबें बेसिकली भारत से बाहर लेके जाने का उसने प्लान किया था। खैर हजारों तो नहीं ले पाया, पर कुछ 100 किताबों से ज्यादा किताबें वो भारत के बाहर लेके गया है सर, है ना। उसने ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन करने के बाद ही टुक बैक सम ऑफ दी translated Chinese copies outside India, just to like popularize the ideals and the teachings of Buddhism outside India sir, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है कि इनको टेक्स्ट चाहिए था, लिटरेचर चाहिए था सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको मिलेगी सर, ओके। चौथी कहानी में चाइनीज पिलग्रिम्स के साथ ये भी था कि कुछ कुछ चाइनीज पिलग्रिम्स का ये मानना था कि वहां पे जो भी इनफैक्ट है ना नॉलेज अवेलेबल है, या वहां पे जो भी इनफैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बड़ी अधूरी है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो अधूरी क्यों है, क्योंकि जैसे बुद्धिज्म को लेके इनफैक्ट बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि बुद्धिज्म कैसे दुनिया के अलग अलग विस्तारों में क्या कर रहा है। तो फाहियान को, ह्यूएन सांग को, या इत्सिंग जैसे लोगों के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इनको एक ये भी दर्शन था कि यार हम बुद्धिज्म की इंफॉर्मेशन बुद्धा की बर्थ प्लेस से लेके जाए कि बाकी सारे विस्तार में बुद्धिज्म कैसे ग्रो कर रहा है, हाउ द बुद्धिज्म इज ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंडली इनको ये भी लग रहा था कि भाई एक व्यक्ति ने कुछ कंपाइलेशन तो किया है सर, ठीक है, पर वो कंपाइलेशन में कुछ कुछ त्रुटियां रह गई है, कुछ कुछ कमी रह गई है। मतलब जैसे भारतीय इतिहास के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, फाहियान सबसे पहले व्यक्ति थे, फाहियान सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वी विल सी की भारत में चाइना से ऑफिशियली एंट्री ली।
अब उनके द्वारा कुछ कुछ किताबें ट्रांसलेट की गई है, बट देन वी विल फाइंड कि ये ट्रांसलेशन के अंदर कुछ कुछ कमियां थी, कुछ कुछ त्रुटियां थी, कुछ कुछ वीकनेसेस आपको देखने को मिलेगी। इसको लेके वी विल फाइंड कि ह्यूएन आगे आए सर, है ना, 200 साल के बाद। और ह्यूएन कहता है कि नहीं, नको, मेरे को मेरे हिसाब से भी ढूंढने दो, लेट मी सर्च आउट एंड लेट मी गेट द ट्रूएस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस के रूप में हम कुछ आगे कर सकते हैं सर, ठीक है। तो कहानी आपको चाइनीज पिलग्रिम्स के साथ मिलेगी, फाहियान की, ह्यूएन की, यी जिंग की, वैंग जुआंग्स की। इनके द्वारा सैकड़ों रीजंस थे। इनको भारत में आने के और भी पर्सनल रीजंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये पर्सनल रीजंस में इनको पर्सनली कुछ अपना नाम करना था सर, ठीक है। जैसे वैंग जुआंग्स हमको देखने को मिलता है कि एक एम्बेसी के रूप में इंडिया के अंदर आया होता है। एम्बेसी का मतलब है कि ये चौथा व्यक्ति था जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के रूप में आपको मिलेगा। अब देखिए, इसके सिवाय सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग भारत से चाइना से भारत की तरफ आते थे उस दौर में। पर हम सबके बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हिस्टोग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट है उनका ही नाम याद रखते हैं। मतलब काफी बच्चों को ये क्वेरी होती है कि सर इतने ही लोग आए चाइना से, नको भाई, है ना, इससे भी ज्यादा लोग आए थे सर, ओके। बट वी आर नॉट एबल टू सपोज टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, है ना। हम सबके सबको थोड़ी याद रख पाएंगे, और क्या हम सबके सबको रिकॉल थोड़ी कर पाएंगे। तो उनमें से जितने याद रह पा रहे हैं उनको ही हम लोग याद कर रहे हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो प्लीज रिमेंबर दिस नेम्स, ओके ना। फाहियान का नाम हो गया है, ह्यूएन सांग का नाम हो गया है, यीजिंग का नाम हो गया है, वैंग जुआंग्स का नाम हो गया है। इन सब के बेसिकली रीजन से और ये एक एक करके भारत की तरफ आते हैं सर, ठीक है। तो पहली कहानी आपको दोस्तों समझ में आ गई कि व्हाई दिस चाइनीज केम टू इंडिया, हु वर द चाइनीज पिलग्रिम्स टू इंडिया सर, ठीक है। अब यहां से ही एक स्टेप आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन पॉइंट फॉर देम कमिंग टुवर्ड्स इंडिया सर, ठीक है। अब इनमें से हम किनको याद रखेंगे, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, बट वी आर सपोज टू सी कि फाहियान ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी और ये कहाँ से आए थे सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए, यहाँ आपको पीटी के अंदर से यहाँ से सवाल बहुत आएंगे सर, ओके। सो यूपीएससी माइट आस्क यू द नेम ऑफ द बुक दैट फाहियान हैड एक्चुअली कंपाइल्ड ऑफ, ओके। ये किताब का नाम है द रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम सर, ठीक है ना, समझे। या इसी को ही वी विल सी कि ओरिजिनल रूप में फोक्योकी के रूप में पहचानते हैं सर। क्या कहते हैं? फोक्योकी सर, है ना, समझे। तो यूपीएससी माइट आस्क यू मैंडरिन नेम, मतलब जो चाइना के अंदर बोला गया है वो नाम, या यूपीएससी माइट आस्क यू दी नेम वेच फाहियान ने, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसके साथ आपको मिलेगा सर, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि फाहियान क्यों इंडिया में आया है सर, है ना, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फाहियान्स आइडियोलॉजी और फाहियान्स इंटेंशन ऑफ कमिंग टुवर्ड्स इंडिया सर, ठीक है। तो देखो, फाहियान आया था 4th सेंचुरी में सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो 390 के बाद आता है, 390 सीई के आसपास का पीरियड था। ये वो दौर था जब भारत के अंदर गुप्ता एज की शुरुआत हो चुकी है। किसकी? गुप्ता पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। और गुप्ता पीरियड के अंतर्गत अगर आपको याद होगा तो चंद्रगुप्त टू करके एक राजा हुआ करता था। चंद्रगुप्त टू, इसको विक्रमादित्य के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है। इसका कंटेम्पररी हुआ करता था, याद रखना। फाहियान वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ चंद्रगुप्त टू, बट चंद्रगुप्त टू के बारे में फाहियान ज्यादा मेंशन नहीं करेगा सर, ओके। इंटरेस्टिंग कहानी है। फाहियान वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ चंद्रगुप्त टू, बट फाहियान विल नॉट बी मेंशनिंग मच अबाउट चंद्रगुप्त टू सर, ठीक है ना, क्योंकि फाहियान को कुछ और चीजें हाईलाइट करवानी थी उसको अपने हिसाब से। जो हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यवस्था थी उसमें उसने जो पॉलिटिकल हिस्ट्री कम लिखी है और बाकी सारे बातें और हिस्ट्री ज्यादा लिखी सर, ठीक है ना, समझे। अब कोई भी ऑथर इंडिया में आ रहा है उसमें हम लोग कौन से बुलेट पॉइंट्स को याद रखेंगे सर, ठीक है। सो व्हाटसो ऑथर इज कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, हम ये लिखने की कोशिश करेंगे इनके अंदर से कि विच आर द बुलेट पॉइंट्स दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर सर, ठीक है। तो कैटेगराइज कर दो कि इन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे ही आपके प्रीलिम्स के सवाल भी आ जाएंगे और मेंस के सवाल भी आ जाएंगे। क्योंकि मेंस में तो क्या है कि इसमें से मसाला निकाल के आपको डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट करना है। और प्रीलिम्स की जब हम लोग बात करेंगे तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहानी पता होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था सर, ठीक है ना, समझे। अब आप समझने की कोशिश करो फाहियन कब आया, है ना। पहला तो लिख दो कब आया सर, ठीक है ना, समझे। दूसरा लिख दो उसके इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों आया सर, ठीक है ना, समझे। तीसरी कहानी, उसने कौन सा रूट लिया सर, है ना, समझे। कौन सा रूट लिया सर, है ना, विच रूट ही हैड टेकन सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। चौथी कहानी, उसके अंतर्गत उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया। अब ये ऑब्जर्वेशन को हम लोग और डिवाइड कर देंगे सर, ओके।
और डिवीजन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट द पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ फाहियान, विल राइट द सोशियो ऑब्जर्वेशन ऑफ फाहियान, विल राइट द इकोनॉमिक ऑब्जर्वेशन ऑफ फाहियान, या उसने रिलीजन और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीजें ऑब्जर्व की है इंडिया के अंदर, तो उसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है ना। तो व्हेन, व्हाई, वेयर, ऑब्जर्वेशन और बेसिकली बाकी सारी अदर सिग्निफिकेंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे सर, ठीक है। तो हम बेसिकली इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे, विल ट्राई टू डिवाइड देम आउट, एंड उसके बाद पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड रिलीजियस आउटलुक्स बेसिकली इनके क्या थे, इनके द्वारा क्या क्या ऑब्जर्व किया गया था, वो देखेंगे सर, गेटिंग ओवर्ड, ओके। अब देखिए कि फाहियान इंडिया के अंदर आया करीबन 399 के आसपास का पीरियड है सर, ओके। सो ही केम टू इंडिया समवेयर इन द 399 पीरियड एंड ही गोज बैक समवेयर इन 415 सर, है ना, समझे, गेटिंग ओवर्ड, ओके। तो वी विल फाइंड कि 399 सीई के आसपास आता है, कब आता है 399 सीई, और वापिस कब जाता है 415 सीई के आसपास। मोटे मोटे तौर के ऊपर भारत में 15 साल का इसका टेन्योर रहा है, कितने साल का रहा है, 15 ईयर्स के आसपास फाहियान भारत में रुकेगा सर, ठीक है। सेकेंडली ये क्यों आता है सर, ठीक है ना, समझे। तो याद रखना कि फाहियान बेसिकली चंद्रगुप्त टू के समय पे आया था, चंद्रगुप्त टू जिनको विक्रमादित्य के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है ना। ये गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ही प्रोमिनेंट राजा हुआ करते थे, जिन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट गुप्ता एम्पायर बनाया था। आपको ये दिल्ली का आयरन पिलर याद होगा, अगर आपने जीएस में थोड़ा बहुत पढ़ा है या पीटी मेंस कभी भी आपने यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा, तो दिल्ली में एक लोह स्तंभ आया हुआ है, इट्स आयरन पिलर। ये जो आयरन पिलर है, ये अपने चंद्रगुप्त टू ने ही बनवाया था, विक्रमादित्य, क्योंकि उन्होंने शकास को डिफीट किया था, नॉर्थ वेस्ट में कुषाणों के जो छोटे मोटे वंश थे उनको भी डिफीट किया था, और इस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्यों आता है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो मेनली इसके समय पे जो महायान का दर्शन है बहुत पॉपुलर हो चुका है सर, ठीक है ना, समझे। और महायान का जो दर्शन पॉपुलर हुआ है, उसमें वी विल फाइंड कि बहुत सारे स्कॉलर्स है, जैसे एक थे वासवबंधु सर, ठीक है ना, समझे। वासवबंधु है, धर्मकीर्ति है, ऐसे आपको सैकड़ों स्कॉलर्स मिलेंगे। इनके द्वारा बहुत सारी लिटरेचर की टेक्स्ट लिखी गई थी सर, ठीक है। और फाहियान को ऐसा था कि अगर मैं बुद्धिज्म के रिलेटेड पिलग्रिमेज प्लेसेस के ऊपर भी चला जाऊं, प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म में, मतलब कि बुद्ध जहां जहां गए थे, बुद्ध ने जहां जहां विजिट किया था सर, ठीक है, वो भी देखे आओ, और साथों के साथों मैं ये भी देख लूं कि बुद्धिज्म के अंतर्गत कोई भी प्रकार का क्या डेवलपमेंट हुआ है, बदलाव हुआ है, उसको भी हम लोग फोकस में रखे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ही वांटेड टू स्टडी अबाउट द महायान, he wanted to study about the philosophy, he wanted to study about the text, he wanted to study mainly about the विनय पिटक सर, है ना, समझे। विनय पिटक क्यों, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो बुद्धिज्म में वंस अपॉन अ टाइम इन एंटिक्विटी सर, है ना, समझे, लिटरेचर बन के आ चुका था पाली लिटरेचर में। और पाली लिटरेचर के अंतर्गत वी विल फाइंड कि 3 पिटक थे, एक पिटक था विनय पिटक, दूसरा था सुत पिटक, और तीसरा था अभिधम्म पिटक। सो व्हेन फाहियान केम, एक्चुअली बुद्धिस्ट संघ ऑलरेडी टूट चुका है सर, ओके, महायानिक हीनयानिक दर्शन बनने शुरू हो गए हैं, और इस दर्शन के अंतर्गत विनय पिटक की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से मिलेगी। तो उसका ये मानना था कि भाई देखो, विनय पिटक में जो नियम लिखे गए हैं, क्या नियमों का पालन उस तरह से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है, और उसके अंतर्गत उसको ये भी देखना था कि भाई ये जो विनय पिटक है उसमें बदलाव संघ के द्वारा किस तरह से हुआ सर, ठीक है ना, समझे। तो ये सबसे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था फाहियान का ऑफ कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, एंड ही वांटेड टू सी कि कोई रूल्स बदले हैं विनय पिटक के अंदर, क्योंकि संघ के नियम ही बेसिकली बुद्धिज्म को चला रहे थे। तो चाइना में जो बुद्धिज्म का संघ चल रहा था, क्या वैसा का वैसा संघ भारत में चल रहा है, वो भी एक उसका ऑब्जर्वेशन का पॉइंट होगा सर, ठीक है। तो एक ये हो गया। सेकेंडली वो कब कौन से रूट से आया है और कौन से रूट से जाएगा सर, ठीक है। तो फाहियान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंगली हमें सैकड़ों बातें समझ में आती है सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो, जब फाहियान की हम लोग बात करेंगे तो फाहियान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता होना चाहिए कि वो निकल के आया था लैंड रूट से सर, ठीक है ना। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ही केम फ्रॉम चाइना टू इंडिया फ्रॉम लैंड रूट, ओके। तो लैंड रूट का सहारा लेते होते होते वी विल सी दैट वो घूमते 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 सेंट्रल एशिया सिल्क रूट को क्रॉस करते हुए ही विल बी कमिंग टू द प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ही विल बी कमिंग टू इंडिया वाया लैंड रूट सर, है ना, समझे। पहली कहानी तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरी कहानी ये है कि उसने सी रूट का भी उपयोग किया था सर, ठीक है। अब मतलब ये है कि वो आया था लैंड के रूट से सर, ठीक है ना, समझे। सो वाइल कमिंग सर, है ना, इनवर्ट जो था वो लैंड के रूप में था,
और आउटवर्ड जो था, आउटवर्ड मतलब समझ में आता है, जो भारत के बाहर जा रहा है, वो कैसे किया उसने? बेसिकली सी रूट से किया सर, ठीक है। तो इनवर्ड रूट उसका लैंड से था, आउटवर्ड रूट उसका सी थे सर। लैंड और सी दोनों का मिक्सचर करके, लैंड और सी दोनों का मिक्सचर करके फाहियान इज एबल टू मूव आउट एंड ही विल बी ऑब्जर्विंग सर्टेन इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट इंडिया, जिसके बेसिस के रूप में हमें बेसिकली ऐतिहासिक रूप में कुछ कुछ चीजें पता चलती है और हमें इसकी जानकारी रहनी चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। तो 399 से लेके 414 या 415 तक भारत में रहता है फाहियान, और फाहियान ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी, थोड़ी बहुत वो देखते हैं। और आखिर में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि फाहियान की जो राइटिंग थी सर, ठीक है ना, समझे, ये राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही थी सर, ठीक है। तो देखिए, रूट तो मैंने आपको बताया गया कि सी से जाने का रूट था और लैंड से उसका आने का रूट था सर, ठीक है ना, समझे। लैंड में कौन सी प्लेसेस उसने विजिट की थी वो हमें पता होनी चाहिए। वी शुड नो द नेम ऑफ द प्लेसेस दैट वाज विजिटेड बाय फाहियान, क्योंकि वहां से आपका सवाल बनेगा, आपको पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर विजिटेड बाय फाहियान। फाहियान कहाँ गया था और कहाँ नहीं गया था सर, ठीक है। तो देखिएगा कि फाहियान चाइना से आया, सेंट्रल एशिया वाला विस्तार सर, ओके। क्या वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? नहीं सर, है ना, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मैपिंग नहीं आएगी। मैपिंग कहाँ से आएंगे? सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ के जो रूट है वहां से आएंगे सर, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया से इंडिया के रूट के अंतर्गत हमें ये पता होना चाहिए कि चाइना का जो आज का शिनजियांग प्रोविंस है वहां से वो आने की शुरुआत करेगा सर, ठीक है। तो खोटान और खासगर करके दो जगह आपको मिलेगी सर, है ना, विच इज लोकेटेड इन द शिनजियांग रीजन ऑफ चाइना, विच इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ चाइना कहते हैं उसको। वहां आज की तारीख में भी थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहा है। एंड वी विल फाइंड कि ये जो शिनजियांग प्रोविंस है वहां से ही ये आया था, वहां से सेंट्रल एशिया होते हुए ये तक्षशिला और गांधार में आया, और उसके बाद ही विल बी कमिंग टुवर्ड्स द मेन लैंड ऑफ इंडिया, जहां पे बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहा था और प्रोपोगेट हो रहा था सर, गेटिंग ऑन, ओके। तो we will come to know कि the Fahiyan's journey towards India or his writing towards India will be in this part sir, okay। तक्षशिला से फाहियान बेसिकली भारत के ज्यादातर विस्तारों में घुमा जो बुद्धा के साथ जुड़ी हुई जगह थी सर, ओके। तो तक्षशिला से जब आप भारत की तरफ आते हो सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इन बिटवीन आपको मथुरा वाला रीजन मिलेगा, मथुरा से भी ऊपर आपको कनिष्क का पुराना कैपिटल मिलेगा पेशावर सर, ठीक है ना, समझे। ये पेशावर को पुष्पपुरा के रूप में या पुष्पपुरा के रूप में पहचानते थे। तो फाहियान वेंट टू पेशावर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो जाता है श्रावस्ती की तरफ, श्रावस्ती मतलब आज के अयोध्या, और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ही विल बी गोइंग टू द प्लेसेस इन मगध, यानी कि जो मेन एरिया है जहां पे बुद्ध ने अपना जीवन का कार्यकाल बिताया था सर, ठीक है। जैसे पाटलिपुत्र गया था फाहियान, डेफिनेटली। आप देखने की कोशिश करोगे लुम्बिनी गया था फाहियान, डेफिनेटली। वो आप समझने की कोशिश करोगे फाहियान विल बी गोइंग टू दिस प्लेस कॉल्ड एज कपिला वस्तु, है ना, डेफिनेटली, क्योंकि बुद्ध का किंगडम था। फाहियान जाता है रामग्राम, रामग्राम में बेसिकली एक और शाक्य वंश रहा करता था और वहां पे भी बुद्ध का एक स्तूप आया हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। वी विल सी कि गया के अंदर वो जाएगा, क्योंकि गया यूज्ड टू बी द ओल्ड मेन बेसिकली प्लेस जहां पे बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। वो कुशीनगर जाएगा, कुशीनगर क्यों जाएगा? क्योंकि वहां पे वी विल सी कि बुद्ध जो है उनकी जो परिनिर्वाण है या उन्होंने जो मोक्ष प्राप्ति की थी या काइंड ऑफ आप पकड़ने की कोशिश करिए, अपने शरीर को त्यागा था, तो वही जगह से था, महापरिनिर्वाण कहते हैं उसको सर, ठीक है। वो राजगीर जाएगा, राजगीर क्यों जाएगा? क्योंकि राजगीर वाज वन सच प्लेस जो एंशिएंट कैपिटल था मगध के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है ना, समझे। तो वो ऐसी ऐसी जगह जा रहा है जो बुद्ध के साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई है। वो सारनाथ जाएगा, सारनाथ क्यों जाएगा? क्योंकि सारनाथ वाज वन सच प्लेस जहां पे हमारे पास एविडेंसेस है कि बुद्ध जो है उन्होंने पहले सरमन दिए थे सर, वाराणसी और सारनाथ के अंदर। तो फाहियान ऑल्सो वांटेड टू प्रूव हिज पार्ट कि भाई देखो, आई एम द ट्रू फॉलोअर ऑफ बुद्धा, एंड बीइंग अ ट्रू फॉलोअर ऑफ बुद्धा वी विल सी कि आई विल बी गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, ओके ना, समझे। तो इस तरह से ज्यादातर बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई जगहों में जाएगा। वो पाटलिपुत्र भी जाता है, क्योंकि पाटलिपुत्र तो उस पीरियड का इंपीरियल कैपिटल था। इंटरेस्टिंग, पाटलिपुत्र जाने के बाद वो मजे की बात यह है कि ही विल नॉट बी noticing much about the political situation over there, or he will not be writing about we can say the king Chandragupta II, जिसके बारे में उसको एक्चुअल में लिखना था सर, ठीक है। पर उसने जानबूझ के शायद तक नहीं लिखा, देयर माइट बी मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट, इसमें सैकड़ों कारण हो सकते हैं। पर फाहियान के पॉइंट ऑफ व्यू से और फाहियान के दृष्टिकोण से जब हम लोग देखेंगे
तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर, है ना, व्हेन वी ट्राई टू सी द पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वी विल सी द प्लेसेस दैट वर एसोसिएटेड टू हिम सर, ठीक है ना, समझे। तो ही विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तक्षशिला सर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैं बता देता हूँ आपको। पुरुषपुर सर, ठीक है ना, समझे, पुरुषपुर, गेटिंग पॉइंट। ही विल बी गोइंग वाया मथुरा। मथुरा क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेस थी। फिर यहां से श्रवस्ती, कपिलावस्तु और पाटलिपुत्र, राजगीर, गया, इन सब जगह के ऊपर, सारनाथ के ऊपर जाएगा, क्योंकि दिस आर द प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा ओनली सर, ओके। अब मुझे कैसे पता चला कि फाहियान यहाँ गया है? तो फाहियान ने जो किताब लिखी है ना सर, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम, इसमें उसने प्लेसेस के बारे में बताया है। इस प्लेसेस में एक डिबेटेबल प्लेसेस को लेकर चर्चा होती है, वो है नालंदा सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ओके। फाहियान के बारे में ऐसा कहा गया है कि उसने नालंदा के बारे में ज्यादा लिखा नहीं है, पर वो नालंदा में गया था। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि नालंदा में उस पीरियड में यूनिवर्सिटी नहीं थी। फाहियान जब इंडिया के अंदर आता है तब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी, याद रखिएगा सर, ठीक है ना। when fahiyan came to india when fahiyan came to india, the nalanda university was never set up. In spite of that, the place had a very great importance in buddhism. What is the reason behind that? तो उसके पीछे का कारण है कि वहां पे बुद्ध ने अपने विहार में एक आध दफा रुके थे, एंड बिकॉज बुद्धा हैड स्टेड बैक इन नालंदा फॉर द विहार एक्टिविटीज, वी विल सी एंड वी विल कम टू नो कि फाहियान जो है वो वहां पे जाएगा एज अ प्लेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ही विल नॉट बी मेंशनिंग मच अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस इन नालंदा, neither he will be mentioning much in details about नालंदा, पर डेफिनेटली हमें यह पता चलता है कि फाहियान जो है वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें बताता है। वो इंडिया में कैसे फ्लरिश हो रहा था बुद्धिज्म, उसके बारे में भी वो बताने की कोशिश करेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए सर, ओके, फाहियान ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड व्हाट हैज बीन द जनरल ऑब्जर्वेशन, उसकी थोड़ी बहुत बातें कर देते हैं सर, ठीक है ना, समझे। ये प्लेसेस मैंने आपको बता दिए कि विच आर द प्लेसेस दैट वर ऑब्जर्व्ड बाय फाहियान। सो ही केम वाया खोटान, काशगर, गांधारा एंड पंजाब, एंड ही वेंट टू पेशावर। पेशावर इज नथिंग बट पुरुषपुर। पुरुषपुर याद रखेगा, इट यूज्ड टू बी द वन ऑफ द एंशिएंट कैपिटल्स ऑफ कनिष्का। कनिष्का कैपिटल था। मथुरा, कन्नौज, श्रवस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी and both Gaya. These are all the places related to Buddha. In fact, he will also be going to Nalanda. इंटरेस्टिंगली मैंने आपको बताया कि देर इज नो डायरेक्ट लिंकेज ऑफ नालंदा एज अ यूनिवर्सिटी व्हेन फाहियान विजिटेड सर, ठीक है। तो फाहियान ने जब विजिट किया तब शायद तक नालंदा में विश्वविद्यालय बना नहीं था, पर हम ये मानते हैं और हम ये कहते हैं कि नालंदा की अपनी प्रासंगिकता फाहियान के समय से ही आपको मिल जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में चंद्रगुप्त टू की बैकग्राउंड हमको क्लियर हो जानी चाहिए। उसने इस पीरियड में लिखा था, पर इनके बारे में ज्यादा मेंशन नहीं किया है सर, ठीक है। सो ही हैज नॉट मच मेंशन्ड अबाउट हिम। ये भी एक हमारे लिए प्रोमिनेंट बात है, फाहियान के द्वारा मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। इंटरेस्टिंगली उसने क्या क्या चीजें बताई है, पर्पस मैंने बता दिया। ही वांटेड टू लर्न अबाउट बुद्धिस्ट टीचिंग्स है ना, ही वांटेड टू लर्न अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट्स एज वेल। ही स्टेड एट पाटलिपुत्र and he copied the Buddhist manuscripts as well. He talks about Patliputra in a very significant way. He did not mention the name of Chandragupta too, sir. ठीक है ना, समझे। This is a very important fact, okay ना, समझे। अब आपको ये फैक्ट क्यों याद रखनी है? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर है ना, ट्रैप क्वेश्चन बहुत पूछता है। ट्रैप क्वेश्चन का मतलब यह है कि फाहियान ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, और वो जब इंडिया आया था तो उसने क्या क्या चीजें देखी। अगर वैसे सवाल जब पूछे जाएंगे तो याद रखना, वी विल कम टू नो कि अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस इसके अंदर से बन सकते हैं सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि फाहियान जो जो चीजें ऑब्जर्व करेगा उसमें से आपको यूपीएससी अच्छे खासे सवाल पूछ सकता है, और इसी बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि फाहियान की ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या चीजें आपको मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए कि वापिस आते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि फाहियान ने भारत के अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशन की थी। खास करके वी विल सी कि विनय पिटक के बारे में उसने क्या क्या लिखा है सर, ठीक है ना, समझे। तो याद रखना कि वो अशोक को बहुत ग्लोरीफाई करेगा अपनी राइटिंग्स के अंदर सर, ठीक है ना, समझे। सो ही विल बी ग्लोरीफाइंग मोर ऑफ अशोका। मोस्ट प्रोबब्ली अशोक को ग्लोरीफाई करने का एक ऑब्जेक्टिव यही होगा, क्योंकि अशोक वॉज प्योरली बुद्धिस्ट किंग। वी विल कम टू नो कि जब हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं के बारे में देखते हैं तो गुप्ता किंग्स तो बेसिकली बुद्धिस्ट नहीं थे, प्योरली बुद्धिस्ट तो थे ही नहीं सर, ठीक है ना, समझे।
and this might be one of the objectives, और दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस दैट फाहियान विल नॉट बी ग्लोरीफाइंग देयर मच रोल सर, ठीक है ना, समझे। तो हो सकता है कि फाहियान उनको ज्यादा ग्लोरीफाई ना करे, उनको ज्यादा हाईलाइट ना करे, उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ना बताए सर, ओके। उसके ये कुछ कारण हम लोग इसके अंदर से गिनेंगे सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब देखिए कि उसने ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या चीजें लिखी थी, व्हाट हैड बीन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फाहियान इन इंडिया एंड हाउ इज ऑब्जर्वेशंस आर स्टिल रेलेवेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द गुप्ता पीरियड सर, ठीक है ना, समझे। अब जैसे गुप्ता पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये देखने को मिलता है कि उसने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के बारे में हमको बताया सर, ठीक है ना, समझे। जैसे कि वी विल फाइंड कि चंद्रगुप्त टू का नाम नहीं बताएगा, पर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हैवी टैक्सेस वर नॉट लेविड सर, ठीक है ना, समझे। और इसने भारत के अंदर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देखी। अब क्या ये ऑब्जर्वेशन सही है कि गलत है, इट इज स्टिल सब्जेक्ट टू वी कैन से काइंड ऑफ अ जजमेंट मेड बाय अस, ओके। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का कारण आप समझ जाइए सर, ओके। फाहियान ने जब ये चीजें देखी और फाहियान ने जब चीजें ऑब्जर्व की मोटे मोटे तौर के ऊपर, तो हमें एक चीज समझ में आ रही थी कि फाहियान ने कुछ कुछ चीजों को जनरलाइज कर दिया था सर, ठीक है। जनरलाइज इसके लिए किया था क्योंकि ये राइटिंग्स 100% सही नहीं हुआ करते थे। गुप्ता पीरियड में टैक्स बेस बहुत बढ़ जाता है सर, ठीक है। एंड कौटिल्य ने बेसिकली जो चीज बोला था, वो चीज कमंडक यानी कि गुप्ता पीरियड के अंदर जो नीतिसार नामक एक बुक लिखवाते हैं, और उन्होंने स्टेट को कैसे चलाना है उसको लेके वी विल कम टू नो की हाईलाइट किया, तो उसमें इन्होंने बताने की कोशिश की थी कि टैक्स बेस बढ़ना है सर, ठीक है। पर फाहियान ये ऑब्जर्व कर रहा है कि टैक्सेस ज्यादा नहीं थे। इंटरेस्टिंगली फाहियान ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। नॉर्मली कोई भी इश्यू होता था तो एमिकेबली सेटल हो जाता था। सामान्य रूप से जुडिशरी जो है, ये जुडिशरी वी विल फाइंड की इंटरवीन नहीं करती थी। जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होने का मतलब यह है कि अगर कहीं पे लड़ाई भी हो रही है तो मैटर अंदर अंदर ही सॉल्व हो जाएगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट फाहियान ने यह भी लिखा है कि नॉर्मली कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती थी सर, ठीक है ना, समझे। मतलब मृत्यु दंड आपको नहीं मिल रहा था, तो आप कुछ गलत भी कर रहे हो तो आपको मृत्युदंड नहीं मिलता था। वेरएस रियलिटी ऐसी नहीं थी। भारतीय समाज के अंदर कुछ वर्ग ऐसे थे जिनके लिए उदाहरण सेट करना बहुत जरूरी था सर, ठीक है। और ये उदाहरण सेट करने के रूप में देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ एम्पुटेशन एज वेल। एम्पुटेशन समझ में आता होगा आपको, एम्पुटेशन ऑफ वी कैन से आर्म्स, मतलब अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपका हाथ पैर काट दिया जाता है। काइंड ऑफ वैसी व्यवस्था हमको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी फाहियान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ से मिलेगी। फाहियान ने वहां पे लिखा भी है कि देयर वाज चॉपिंग ऑफ हैंड्स इन सर्टेन केसेस। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत कार्य किया है तो फिर आपके हाथ पैर काटे भी जा सकते हैं सर, ठीक है ना, इफ यू डू समथिंग रॉन्ग सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी इसके अंदर से फाहियान बताता है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ से, वो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू के अंदर से सर, ओके। अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर फाहियान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फाहियान ने ये बताया है कि भाई देखिए, स्टेट यूज्ड टू कलेक्ट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और इसमें लैंड यूज्ड टू बी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब क्या ये ऑब्जर्वेशन सही है कि गलत है? तो याद रखना ये सही है, क्योंकि गुप्ता पीरियड के अंदर जो लैंड की इंपॉर्टेंस है बहुत बढ़ जाती है। इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही दौर के अंदर फ्यूडलिज्म यानी कि जो सामंतवादी प्रक्रिया है उसका बहुत ग्रोथ होने की शुरुआत भी आपको मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। फाहियान इंटरेस्टिंगली ये बता रहा है कि ये शुरुआत का दौर था, इसके लिए करप्शन और गलत करने वालों को पनिशमेंट भी मिलती थी सर, ठीक है। सो ऑफिशियल्स वर पेड इन कैश, stringent measures were taken against corruption, officials not allowed to take gift from the people, and land grants were given to the religious institutions as well sir, okay। तो ये चीज सही थी, क्योंकि गुप्तास के बारे में हम लोग को पता चलता है कि इन्होंने ब्रह्म दया करके लैंड ग्रांट दी थी। कौन सी दी थी सर? है ना, ब्रह्म दया सर, ठीक है। ब्रह्म दया, या वी विल फाइंड की अग्रहार के रूप में भी इसको पहचानते हैं, ये ब्राह्मणों को मिलती थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेम्पल इंस्टीट्यूशंस को भी मिलने की शुरुआत होगी। इसको कहा जाता है देवदान सर, ठीक है ना, समझे, कि देवों को दान दिया जा रहा था। द मनी वॉज बीइंग डोनेटेड टू द गॉड्स, ओके, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में भी हमको ये पता चलता है कि फाहियान ने हाईलाइट करने की कोशिश की। फाहियान इंटरेस्टिंगली बहुत चीजें लिखता है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी सर, ओके। और पॉलिटी में फाहियान ने बताने की कोशिश की है कि भाई देखिए, इंडिया इस दौर के अंदर एक ऐसे पीरियड से गुजर रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, वेयर वी विल कम टू नो कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत उसने ये बताया है कि कोई डेकोइटी और रोड्स और हाईवेज बड़े सेफ हुआ करते थे। अब इस चीज को हम लोग ह्यूएन सांग के सापेक्ष में पढ़ेंगे
तो ह्यूएन सांग के बारे में हमें पता चलता है कि ह्यूएन सांग को मोस्ट प्रोबब्ली 1-2 दफा लूट भी दिया गया था। ही वाज़ एक्चुअली लाइक लूटेड बाय द डैकोइट्स, जो डाकू लोग थे, उनको पकड़ के ह्यूएन सांग की सर्विस कर देते हैं सर, ठीक है? तो वो चीज़ वी विल सी कि यहाँ पे फाहियान नहीं लिखते हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देयर वाज़ नो डैकोइटी ऑन रोड्स एंड हाईवेज़। ये बड़ी सिग्निफिकेंट पार्ट आपको मिलेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इनफैक्ट फाहियान ने वॉर्स के बारे में कम लिखा है सर, ठीक है? उसने बैटल्स के बारे में कम लिखा है। मतलब वो 15 साल तक भारत में रहा और उसने एक भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में नहीं लिखा है। तो एक क्रिटिसिज्म शायद तक ये भी देखी गई है कि फाहियान ने जानबूझ के राजा के बारे में नहीं लिखा, और राजा के बारे में नहीं लिखा तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि उसने उनके युद्ध के बारे में भी नहीं लिखा। क्योंकि आप देखिए कि 5वीं शताब्दी में गुप्ता डायनेस्टी कंटिन्यूअसली वॉरफेयर कर रही थी। चंद्रगुप्त टू ऐसे ही थोड़ी विक्रमादित्य बन गए थे कि भाई वी विल फाइंड कि उन्होंने शकों को डिफीट किया, इंडिया की लोकल रीजनल डायनेस्टीज को डिफीट किया और अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया। तो उसमें युद्ध तो हुए होंगे सर, है ना? और फाहियान 1-2-3 तक आया होता तो बात अलग है, वो 2 दिन में चला गया होता तो भी बात अलग है। ही स्टेड फॉर 15 years in India. He was translating manuscripts as well. तो when he was translating the manuscripts, then it became very clear कि भाई कैसे तुमने इसको मिस आउट कर दिया सर, ठीक है ना? समझे? हाउ कम यू मिस्ड आउट, ओके, ऑफ नॉट राइटिंग पॉलिटिकली सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड ही वेंट टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब आप देखिए वो नॉर्थ से आते आते गांधार से आया था, गांधार, तक्षशिला, पेशावर, वहां से पंजाब और मथुरा होते हुए श्रावस्ती और कोशाल और पाटलिपुत्र तक आया सर, ठीक है? इतने रीजन्स में आते आते हमें ये पता चल रहा है कि फाहियान वुड हैव ऑब्जर्व्ड सो मेनी थिंग्स ना। फाहियान ने कितनी सारी वस्तुएं ऑब्जर्व भी की होगी सर, ओके। बट कोई भी चीज के बारे में फाहियान अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो नहीं लिखता है, शायद तक उसको लिखना नहीं था। वरना तो कैसे पॉसिबल है सर, है ना, समझे, कि इस पीरियड में वी विल फाइंड की लड़ाइयां नहीं हुई। बुद्धिस्ट ऑथर्स खास करके जो एक दूसरा व्यू लिखने वाले लोग हैं, इनका ये मानना है कि सच्ची में भारत में एक पीस एस्टेब्लिश हुआ होगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड देयर वुड हैव बीन अ कंप्लीट पीस, देयर वुड हैव बीन अ कंप्लीट हार्मनी एट दैट टाइम। और शायद तक इसके कारण फाहियान ने नहीं लिखा है। खैर ये तो बात बात की आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। पर फाहियान एक चीज बड़ा लिखता है कि लोगों ने मेरे को बहुत वेलकम किया, क्योंकि एक तो चाइना से आया था, विदेशी था, ऑब्वियस था ही वाज एबल टू ना, उसको लोग पहचान जाते थे कि ही इज नॉट एन इंडियन एनी, मतलब है ना, ही इज नॉट इंडियन एज ऑफ नाउ। सेकेंडली हमें ये भी देखने को मिलता है फाहियान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फाहियान बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट संघ के अंदर आया था। तो जो जिस तरह के कपड़े पहन के, वेशभूषा पहन के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, उसमें लोग बड़े वेलकमिंग हुआ करते थे सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में शायद तक उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिखा होगा। दूसरी, फाहियान ने जो इंडिया के अंदर ऑब्जर्वेशन लिखी है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, वो है चैरिटी के बारे में। और चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि ही विल बी राइटिंग अबाउट पीपल आर डूइंग सो मच ऑफ चैरिटी। ही विल बी राइटिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन दैट वाज बीइंग क्रिएटेड इन इंडिया। He'll be talking about rest houses that were being built by the kings and the merchants, क्योंकि वो आया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। उत्तर पश्चिम से जब आया था तो उस पीरियड के अंदर सैकड़ों बहुत सारी है ना, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, लोगों को रुकने में हाईवे में रेस्ट हाउसेस मिलने चाहिए। तो उनके बारे में भी फाहियान लिखता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि फाहियान बेसिकली बता रहा है कि भाई देखो, मैं जहां जहां गया हूं मेरे को बहुत हेल्प मिली है सर, ठीक है। और मेरे को जिस तरह से हेल्प मिली है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि चाइना में भी मेरे को हेल्प ना मिले। मतलब काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी वैसी है। तो इंडिया के लोग, हमको ये पता चलता है कि बड़े वार्म थे और इनको वेलकम करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि फाहियान ने काफी सारी चीजें पॉलिटिक्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पीस के बारे में बताने की कोशिश की सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि फाहियान लिखता है। फाहियान ने ये भी लिखा है कि ट्रैवल करते समय एक जगह से दूसरी जगह मुझे कभी-कभी डिफिकल्टी भी पेश हुई है सर, ठीक है। तो इट इज बट ऑब्वियस कि आप आज से 1500 साल पहले या 1600-1700 साल पहले जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपको कोई ना कोई इंस्टेंसेस और ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं, पर उतने भी विल सी की ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं थे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। दूसरी, फाहियान ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है प्लेसेस के अंदर सर, ओके। अब ही विजिटेड मल्टीपल प्लेसेस ना सर, ओके। तो फाहियान जब लिखता है तो ही विल बी राइटिंग मोर अबाउट पाटलिपुत्र एज सच सर, ठीक है। अब पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या चीजें उसने ऑब्जर्व की है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है
पहली कहानी हमको देखने को मिलती है कि पाटलिपुत्र में मोनेस्ट्रीज के बारे में वो बताता है एंड ही टॉक्स अबाउट द मोनेस्ट्री एट पाटलिपुत्र। ही आल्सो हाइलाइट्स द फैक्ट कि पाटलिपुत्र में वो कैसे पढ़ा था सर, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं 3 साल तक पाटलिपुत्र में रुका। वहां पे दो मोनेस्ट्रीज थी, एक हीनयान की और एक महायान की, और वहां इनके साथ मिलके मैंने संस्कृत सीखा सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। आप समझने की कोशिश करिए कि फाहियान जब इंडिया के अंदर आया तो उसको इंडियन लिटरेचर यानी कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन और नॉलेज अवेलेबल थी, बिकॉज ही हैड लेसर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिज्म या अबाउट दी संस्कृत लैंग्वेज, ओके ना समझे। तो उसने पहले लैंग्वेजेस को सीखी है। मतलब आप देखिए कि एक चाइनीज ट्रैवलर चाइना से आके इंडिया में भाषा सीखता है, भाषा सीखने के बाद इंडिया की जो लिटरेचर ट्रेडिशन है उसको ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करने के बाद उसकी सैकड़ों किताबें लेके जाएगा चाइना के अंदर, क्योंकि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लेके जाएगा तो उसका कोई लाभ नहीं है उसका सर, है ना। देखिए फाहियान बहुत बार ऐसा हुआ कि वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया में ही छोड़ के गया सर, ओके। क्यों? क्योंकि he was the only person who knew. Secondly, he always needed help from the translators. Many a times he used to get confused about what is the true interpretation of a particular terminology or a particular philosophy. क्योंकि बुद्धा का दर्शन बड़ा वास्ट था, तो अगर वो पाटलिपुत्र में बैठ के खुद ट्रांसलेट करता किसी और की मदद लेके तो इजी रहता, रेदर देन ओरिजिनल कॉपी को लेके चाइना चला जाए और चाइना लेके जाने के बाद वो अकेला अकेला ही लश्कर लड़ाएगा, तो क्या का लॉजिक है सर, ठीक है। तो ये कारण आपको यहाँ से मिलता है। इनफैक्ट फाहियान ने एक टीचर के बारे में बताया है सर, ठीक है ना समझे। ये टीचर का नाम था रेवता, नाम याद रखेगा सर, ठीक है ना समझे। सो द नेम ऑफ द टीचर वाज रेवता सर, है ना समझे। एंड ही विल बी टॉकिंग कि इनके पास से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, इनके पास से मैंने दर्शन सीखा है, और इसके थ्रू उसने बताया है कि यहाँ इनके जैसे और सैकड़ों टीचर्स हुआ करते थे जिन्होंने वी विल फाइंड कि मुझे हेल्प की इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड द बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंस एज वेल, और फिर उसने ट्रांसलेशन भी किया सर, गेटिंग ओपन, ओके। दूसरी कहानी उसने पाटलिपुत्र के बारे में बताई है सर, ठीक है। देखिए गुप्ता डायनेस्टी नॉर्मली तो अगर आपको पता होगा ना वो वैष्णवाइट डायनेस्टी थी, एंड बीइंग अ वैष्णवाइट डायनेस्टी गुप्ता शासकों ने कभी भी बोधियों के प्रति कोई भी प्रकार का अपना एंटिगोनिज्म या अपना दुर्व्यवहार पेश नहीं किया है। कहने की बात यह है कि द गुप्तास कंटिन्यू टू गिव पेट्रोनेट टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एंड बुद्धिज्म, एंड दे आल्सो मेड श्योर कि अलोंग विद देयर वैष्णवाइट एंड शैवाइट इंटरप्रिटेशन बुद्धिज्म शुड नॉट बी परसिक्यूटेड सर, ठीक है। तो उसने पाटलिपुत्र में अशोक के बारे में लिखा, कहा कि मैं पाटलिपुत्र गया क्योंकि पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ द गुप्तास एज वेल। ऐसा नहीं था कि पाटलिपुत्र गुप्तास का कैपिटल नहीं था। इंटरेस्टिंगली फाहियान ने वो भी लिखने की कोशिश की और ये भी बताया कि पाटलिपुत्र में एक एनुअल चैरियट प्रोसेशन चलता है सर, ठीक है ना, हर 2-3 महीने में एक बार आता है। एंड इन दिस एनुअल चैरियट प्रोसेशन वी विल फाइंड कि बोधिसत्व यानी कि बुद्ध के जितने भी अवतार है, काइंड ऑफ आपको पता होगा अमिताभ है, अक्षोभ्या है, पद्म पानी है, आलोकितेश्वर आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है ना समझे। ये जितने भी बोधिसत्व है, ये बोधिसत्व को चैरियट यानी कि रथ के ऊपर बांध के सिटी के अंदर लेके जाया जाता था। इनफैक्ट पाटलिपुत्र बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था। वहां के सिटी के लोग बड़े प्रॉस्परस थे, चैरिटी करते थे, हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस को चलाया करते थे। उसके बारे में उसने बताने की कोशिश की है सर, गेटिंग ओपन, ओके। एंड वी विल फाइंड कि उसने बताया है कि बीच में बुद्धा की मूर्ति भी होती थी, कभी कभी चारों तरफ बोधिसत्व मिलेंगे सर, है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि प्रोसेशन की बात कर रहा है एंड ही इज हाईलाइटिंग द रोल ऑफ बुद्धा। मतलब ये इस पीरियड में महायानिक बुद्धिज्म का ग्रोथ हो चुका है, वो भी हमें पता चल रहा है सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो ही टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, ही टॉक्स अबाउट मेडिसिन बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ही टॉक्स अबाउट चैरिटी बीइंग डन बाय द rich people of Patliputra and the merchants of Patliputra. All of this is actually highlighting that a welfare state was being created in the period of Fahian as well, sir. Getting opened, okay? तो फाहियान सैकड़ों जगह के ऊपर गया सर, ठीक है। फाहियान जब भारत में आ रहा था तो पेशावर के थ्रू आ रहा था। पेशावर के पास जब वो आ रहा था तो उसने वहां पे तक्षशिला के आजू बाजू में मोनेस्ट्रीज देखी। उसमें उसने देखा कि 10,000 से ज्यादा बोधि संत रह रहे हैं। वो जब मथुरा के पास गया सर, ठीक है ना समझे, तो वी विल कम टू नो कि ही विल बी टॉकिंग अबाउट द मथुरा बीइंग अ सेंटर फॉर बुद्धिज्म। अब मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर तब तक निकल के आ चुका था, मथुरा स्कूल ऑफ
क्या कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर में राजा की मूर्तियां भी बनती थी, बुद्ध की भी मूर्तियां बनती थी, जैनों की मूर्तियां भी बनती थी, एंड वी विल सी कि सेक्युलर इमेजेस भी बनती थी। उसके बावजूद भी वी विल कम टू नो कि ही इज टॉकिंग अबाउट मथुरा के अंदर, वहां पे लोग रहते थे, करीबन 3000 से ज्यादा लोग रहते थे मथुरा की मोनेस्ट्री में। ही इज टॉकिंग अबाउट काशी, यानी कि द ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। बनारस के बारे में वो बताने की कोशिश करता है, और उसने कहा बनारस में भी बौद्ध मोनेस्ट्री हुआ करती थी। तो यू कैन इमेजिन कि ही इज टॉकिंग अबाउट मल्टीपल प्लेसेस इन इंडिया। ही सॉ द क्लाइमेट ओवर देयर, उसने ये बताया कि भाई देखो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है सर, ठीक है ना, समझे। एंड उसने वहां के बारे में ये भी बताने की कोशिश की कि भारत बेसिकली कितना बुद्धिज्म के प्रति भारतीय राजा लोग हैं कितना पेट्रोनेट दे रहे हैं सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो उसने इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में लिखा है सर, ओके। फाहियान ने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में भी ऑब्जर्व किया है। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन करता है सर, ठीक है। तो ही एक्चुअली गोज टू बंगाल, है ना। अगर आपको उसका रूट पता होगा तो रूट की कहानी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी सर, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ही वेंट टू ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति, ये इसी को ही तामलुक कहते हैं, तामलुक सर, ठीक है ना, समझे। ये बेसिकली बंगाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट था गुप्ता पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ईस्टर्न पार्ट में आया हुआ है। सो फाहियान बताता है कि भाई देखो यहां से मुझे जहाज लेके गया श्रीलंका, ये श्रीलंका में मैं कुछ महीने रुका, और वहां से फिर मैं गया, वी विल फाइंड की दक्षिण पश्चिमी एशिया, एंड देन आई फाइनली टुक दी बोट टू चाइना सर, ठीक है ना। ये पूरा रूट था फाहियान का। इंटरेस्टिंगली ही टॉक्स अबाउट तामलुक। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट खंभात बीइंग एन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट सर, ठीक है ना, समझे। मतलब वो वेस्ट कोस्ट में आया नहीं था, याद रखना सर, ठीक है। फाहियान नेवर ट्रैवल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्री, बट इन स्पाइट ऑफ नॉट ट्रैवलिंग टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्री, ही स्टिल हाईलाइटिंग द रोल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कि भाई यहां से व्यापार हो रहा था। मतलब ये है कि फाहियान वॉज अवेयर अबाउट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल सर, ठीक है। तो इंडिया उस पीरियड में कौन से कंट्रीज के साथ व्यापार कर रहा था, वेस्ट एशिया, यूरोप, चाइना, इन सब के साथ। वो बेसिकली खंभात, सोपारा, भरूच के बारे में बताता है। और उसने फिर फाइनल रिटर्न जर्नी जो है ना, रिटर्न जर्नी याद रखना ताम्रलिप्ति से की थी। इनफैक्ट वो जब आया ना 4th 5th सेंचुरी में, तब तक इंडिया चाइना के बीच में सी रूट ऑलरेडी इसके वो हो गया था, क्या कह सकते हैं कि डेवलप हो चुका था सर, ठीक है। तो ही टॉक्स अबाउट मोनेस्ट्रीज एट मथुरा, याद रखना। उसने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज में, इसमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और हिंदू मोनेस्ट्री के बारे में बताया है। ही टॉक्स अबाउट द रीजन्स ऑफ पंजाब एज वेल सर, है ना। उसने तक्षशिला के बारे में बताने की कोशिश की है सर, ठीक है ना, समझे। ही इज टॉकिंग अबाउट द वैष्णविज्म being flourishing in the northern part of the country precisely, and he is also talking about the prosperity in the society sir, है ना, समझे। अब देखिए कि फाहियान ने इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, थोड़ी बहुत उसकी बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ फाहियान इन इंडिया सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो फाहियान के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसने क्राइम के बारे में मना किया सर, ठीक है। उसने कहा कि क्राइम नहीं हो रहा है भारतीय समाज के अंतर्गत, और उसको कहीं ऐसी चोरी चकाटी होते हुए नहीं देखने को मिली सर, ठीक है। उसने कहा सोसाइटी प्रॉस्पेरस है, ऑनियन मीट नहीं खाते थे। मोस्ट प्रोबेबली इसके पीछे का एक कारण वी विल सी कि वैष्णविज्म भी रहा होगा, और वैष्णविज्म के साथ साथ हमारा ये मानना है कि बुद्धिज्म भी रहा होगा सर, ठीक है। क्योंकि बुद्धिज्म में भी वी विल सी कि नॉन वेजिटेरियन फूड या अहिंसा का उपयोग किया गया है। वैष्णविज्म और जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यह पता चलता है कि ओनियन, गार्लिक और बाकी सारे इंटॉक्सिकेंट्स को अलाउ नहीं किया गया। नॉर्मली सोसाइटी कंज्यूम भी नहीं करती थी सर, ठीक है। तो फाहियान के ऑब्जर्वेशंस के अंतर्गत हमें ये चीज पता चली कि इंडिया की सामाजिक परिस्थिति अलग तरह से थी सर, ठीक है ना, समझे। प्रॉस्पेरिटी मिलती है, वेजिटेरियन फूड के कंजम्पशन मिल जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे फूड हैबिट्स पता चलती है। उसने ये भी बताने की कोशिश की कि लोग बड़े बोनेवलेंट हुआ करते थे, चैरिटी बहुत करते थे सर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो गिल्ड्स की बात कर रहा है, मर्चेंट गिल्ड्स की बात कर रहा है आर्थिक रूप से, क्योंकि भारत में इस दौर में बहुत सारी व्यापारिक संगठनें हुआ करती थी। ये मर्चेंट गिल्ड्स उस पीरियड में चैरिटी का काम भी करती थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही टॉक्स अबाउट पीसफुलनेस, ओके। ही टॉक्स अबाउट लॉ एंड ऑर्डर थिंग्स, ओके ना, समझे। उसने ये लिखा है कि पीस था, कहीं पे कोई चोरी चपाटी आपको नहीं मिलती है सर, ठीक है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर के कोई इंस्टेंसेस वो ऐसे ज्यादा लिखता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुआ होगा इसके कारण। क्योंकि आप देखिए ह्यूएन सांग ने तो भर भर के लिख दिया है कि मेरे को लूट दिया, मेरे को मार दिया, मेरे साथ ये हो गया सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके।
बट फाहियान ये सब चीजें नहीं लिखेगा। तो ये दर्शाता है कि वी विल फाइंड कि फाहियान ने कुछ कुछ चीजें जनरली अच्छी ऑब्जर्व की थी। फाहियान भारत के समाज के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग लिखता है, और खासियत ये थी कि वो वर्ण व्यवस्था के बारे में तो नहीं लिखेगा सर, ठीक है ना, समझे, बट वो भारतीय समाज के दो वर्गों के बारे में बताता है। एक है चंडाल सर, ठीक है। आप देखिए ह्यूएन सांग ने वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा है सर, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा तो मेगास्थनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इतिहास के अंदर चर्चा की है, और अगर आपने मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा होगा तो मेगास्थनीज कहता है कि इंडियन सोसाइटी में देयर वर 7 सोशल क्लासेस इन इंडिया, है ना। मेगास्थनीज ने 7 अलग-अलग वर्गों की बात की थी कि एक राजा वर्ग है, एक सर्वेंट वर्ग है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस सर, ठीक है ना, समझे। इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि फाहियान चंडालों के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये वर्ग था, सिटी के आउटसाइड एरिया में रहता था, इनके पास कोई राइट्स नहीं हुआ करते थे, ये हंटिंग और फिशिंग एक्टिविटी करते थे, और इनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी सर, ठीक है ना, समझे। तो ये दर्शाता है कि इंडिया वाज नॉट अ यूटोपियन स्टेट एट दैट टाइम सर, ओके। देखो गुप्ता पीरियड को बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई गोल्डन एज था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और एक ऐसा गोल्डन एज था जहां वी विल सी की मतलब है ना घी दूध की नदियां बह रही थी। बट क्वायर ने जो जो इंडियन सोसाइटी के बारे में ऑब्जर्व किया, भरा लिमिटेड ऑब्जर्वेशन किया सर, ठीक है, ज्यादा नहीं कर पाया सर, ओके। बट वी विल फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही वाज एबल टू राइट आउट मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। ये इंटरेस्टिंग थिंग्स के अंतर्गत उसने इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा है। उसने ये बताने की कोशिश की है कि भारतीय समाज में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उस पीरियड में, एंड वी विल फाइंड कि क्राइम्स तो नहीं थे, बट वर्ण व्यवस्था के बारे में उसने काफी सारी चीजें लिखी थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। बाकी तो फाहियान ने रिलीजियस कंडीशन के बारे में लिखा है। उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र और उसके आजू बाजू में बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर नहीं था, पर ऐसा भी नहीं था कि बुद्धिज्म पूरी तरह से खत्म हो चुका है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। मैंने आपको पहले भी बताया कि बुद्धिज्म वाज देयर सर, है ना, समझे, क्योंकि पाटलिपुत्र में उसने खुद मोनेस्ट्रीज देखी, पाटलिपुत्र में उसने खुद क्या कह सकते हैं कि प्रोसेशंस देखे, मतलब जो बुद्धा के रिलेटेड प्रोसेशन है वो चल रहे थे। तो ऐसा तो था नहीं कि बुद्धिज्म खत्म हो गया है। फाहियान स्पेसिफिकली ये लिखता है कि बुद्धिज्म वाज मोर फ्लरिशिंग इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे मथुरा आ गया, तक्षशिला और गांधार वाले रीजन के अंदर आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी, ही विल बी राइटिंग इन डिटेल अबाउट द प्लेसेस ऑफ द बर्थ ऑफ बुद्धा, मतलब जैसे उसने लिखा है लुम्बिनी है, कपिला वस्तु है, बाकी सारी जगहों में डिक्लाइन था, डिक्लाइन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं था, और इन सब जगहों पे खास करके वैष्णविज्म का ग्रोथ बहुत हो रहा था सर, ठीक है ना। तो जो विष्णु जी को परम तत्व के रूप में या विष्णु जी को परम ब्रह्म के रूप में मानते हैं, वो वैष्णव संप्रदाय था। इनफैक्ट गुप्ता डायनेस्टी ऐसे ऑफिशियली पेट्रोनेज वैष्णविज्म को ज्यादा दे रही थी सर, ठीक है ना, समझे। पर ऐसा भी नहीं था कि गुप्ताज वर कंप्लीटली अगेंस्ट बुद्धिज्म सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो फाहियान लिखेगा सर, है ना, फाहियान बेसिकली वैष्णविज्म का प्रभाव भी लिखता है। उसके कारण उसने ये भी लिखा है कि सोसाइटी में डेथ पेनल्टी नहीं हुआ करती थी, या वी विल कम टू नो कि उसने रिलीजियस कंडीशंस को हाईलाइट करने की कोशिश करवाई थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ओवरऑल उसने ये बताया है कि भारत के अंदर सोसाइटी में बड़ा टॉलरेंस था सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। टॉलरेंस का मतलब ये है कि जो भी बुद्धिस्ट थे, जो भी हिंदूस थे, बाकी सारे समाज के लोग हैं सर, ठीक है ना, समझे, दे वर नॉट एंटीगोनिस्टिक टू ईच अदर सर, ठीक है ना। तो नो डाउट देयर वाज अ मेजर रिलीजियस सेक्ट फ्लरिशिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट दैट डजंट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में थे या इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। फाहियान ने स्पेसिफिकली ये चीज बड़ी हाईलाइट लिखी कि भाई देखो ये जो मोनेस्ट्रीज है, जैसे मथुरा में मोनेस्ट्री हो गई थी, तक्षशिला के अंदर मोनेस्ट्री हो गई थी सर, ठीक है ना, समझे। वहां पे बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़ने आ रहे थे। इनफैक्ट तक्षशिला वाज वन सच प्लेस, वहां फाहियान से पहले भी लोग वेस्टर्न एशिया से, सेंट्रल एशिया से और ईस्टर्न एशिया मतलब आज के चाइना वाले रीजन से भी निकल के आए होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट फाहियान बड़ी इंटरेस्टिंग बताता है कि मुझे बुद्धिस्ट रेलिक्स की डिमांड है चाइना के अंदर। बुद्धिस्ट रेलिक्स का मतलब क्या है कि मुझे बुद्ध बुद्ध की अस्थियां कहीं से मिल जाए तो मुझे बहुत ही लाभ होगा इसके अंदर से सर, ठीक है। तो फाहियान बेसिकली बुद्धिस्ट रेलिक्स के बारे में भी बताता है और कहता है कि भाई इसकी चाइना में बहुत डिमांड है, ये मिल जाएगी तो ठीक रहेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी फाहियान के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता चला, इकोनॉमी के बारे में पता चला, रिचनेस के बारे में पता चला, घरों के अंदर ताले नहीं लगते थे, वहां तक हमारे पास एविडेंसेस है जो फाहियान ने लिखने की कोशिश की थी सर, गेटिंग ओपन। करप्शन नहीं है वो हमें पता चला, इनकम ठीक ठाक थी वो मिल जाती है, अगर अधिकारी करप्शन करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी,
वहां तक की बातें भी फाहियान लिखने की कोशिश करता है। मर्चेंट्स और राजा सब लोग चैरिटी और डोनेशंस करते थे, हॉस्पिटल्स खोली हुई थी, रेस्ट हाउसेस खोले हुए थे, तो ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह आएंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो उसकी बात करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और इसी बेसिस के रूप में एक वेलफेयर स्टेट के बारे में भी फाहियान ने ऑब्जर्व किया था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब आप देखिए मजे की बात क्या है फाहियान की सर, ओके। सो फाहियान व्हेन ही वाज गोइंग बैक, जब वो वापस जा रहा था, यहां से ही वी विल कम टू नो कि अब चैप्टर बदलेगा। और उसने जाते जाते अपनी जर्नी को हाईलाइट किया और उसने कहा कि एक बार मैं पहुंचा ताम्रलिप्ति और मुझे भारत में करीबन 15 साल के आसपास का पीरियड हो चुका था। तो मैं ताम्रलिप्ति बैठे बैठे किसी को पूछा, पूछने के बाद क्या पूछा, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, मुझे चाइना जाना है तो कैसे जाएंगे। तो ताम्रलिप्ति में बैठे हुए कुछ व्यापारी लोगों ने कहा कि रुको, चाइना जाना है, अभी एक जहाज जा रहा है, 4 बजे की गाड़ी है सर, ठीक है, 4 बजे की जहाज है, तुम बैठ जाना उसके ऊपर सर, ठीक है। तो फाहियान टू का मर्चेंट बोट, मतलब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी सर, ठीक है ना, समझे, कि उस पीरियड में एक मर्चेंट शिप चला करती थी सर, ओके। और ये शिप बेसिकली श्रीलंका रुकती थी, श्रीलंका से फिर एक कनेक्टिविटी आपको दक्षिण पश्चिमी एशिया और वहां से चाइना तक आपका व्यापार मिल रहा था सर, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली वी विल कम टू नो कि फाहियान बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो, मुझे जाते समय जहाज मिल गया, तो मुझे जो लैंड रूट के थ्रू डिफिकल्टीज मिली थी और जाते में बहुत दिक्कत होगी, वो दिक्कत शायद तक मुझे ना पड़े सर, ठीक है। और इस बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि फाहियान जो है, वो फाहियान श्रीलंका, भारत से श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका से दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ जाएगा सर। अब देखिए मजे की बात क्या है सर, ठीक है ना, समझे। फाहियान ने जैसे ही अपनी जर्नी शुरू की एंड वो बंगाल से भारत के बाहर जैसे निकलने की कोशिश कर रहा था और ये श्रीलंका की तरफ जा रहे थे इन द बे ऑफ बंगाल, तो इतने में ही वी विल सी कि एक साइक्लोन आ गया सर। आपको भी पता है कि द बे ऑफ बंगाल इज वेरी मच अ जोन जहां मैक्सिमम साइक्लोन्स आते हैं कंपेयर टू दी अरेबियन सी। आपने ज्योग्राफी के अंदर भी ये चीज पढ़ी होगी सर, ठीक है ना, समझे। तो वही कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो फाहियान का प्लान ये था कि भाई ही वाज सपोज टू गो बैक सर, है ना, समझे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि जब वो वापिस जा रहा था, 2 दिन ही उसने ट्रैवल किया था और बहुत बड़ा एक साइक्लोन आ गया, स्टॉर्म आ गया सर, ओके। ऐसा स्टॉर्म आया, ऐसा साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट हुआ कि बात मत करिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फाहियान कहता है कि भाई देखो, हमारे पास जो सामान था उसको डालने की आदेश दिए गए पानी के अंदर, क्योंकि अगर मैं ये सब सामान पानी में नहीं डालता तो बोट में पानी भर जाता सर, ठीक है। फाहियान के पास सैकड़ों किताबें थी जो उसने 15 साल भारत में निकाले थे। आप देखिए फाहियान की कंडीशन कैसी हो गई होगी सर, ठीक है ना, समझे। क्योंकि उसने जिसके लिए मेहनत की थी, इतना स्ट्रगल किया था, आज से 1700 साल 1600 साल पहले सर, है ना, वो भारत में आया था इस चीज को लेके कलेक्ट करने के लिए, और वही उसको फेंकने का नौबत आ गया था सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो फाहियान ने कहा कि भाई देखो, मेरे पास जो भी पर्सनल है ना वो सब कुछ मैं फेंक दूंगा, पर मेरी किताबें जो मैंने मेहनत करके ट्रांसलेट की है, जो बुद्धा की अस्थियां थी, बुद्धा के रिलेटेड जो भी मैंने मूर्तियां ली थी, वो कोई भी चीज मैं नहीं फेंक सकता सर, ठीक है। तो फाहियान ने कहा कि 13 दिन तक समुद्र उफान के ऊपर है, ऐसा उफान के ऊपर है कि बात मत करिए सर, ठीक है ना, समझे। जैसे तैसे करके हम लोग श्रीलंका पहुंचे, जान बची सो लाखों पाए सर, ठीक है ना, समझे। कि हमारी जान बच गई थी उस दिन, तो ऐसा लग रहा था कि हम कहीं के नहीं रहेंगे सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो द ईस्ट और द वेस्ट एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन मून और द स्टार्स एंड द मोशंस। इट इज डार्क रेनी वेदर एंड द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द विंड, है ना, समझे। तो श्रीलंका में वो रुका, श्रीलंका में वी विल सी कि करीबन उसने एक आध साल या कुछ महीनों तक रुका और वहां से वो जावा चला गया सर, ठीक है ना, समझे। वो जावा मतलब आज का साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया चला जाता है। और जावा में जाके उसने वी विल सी कि थोड़े समय तक अपना क्या कह सकते हैं कि वहां पे ट्रांसलेशन का काम किया, अपने आप को ठीक किया। एंड ग्रेजुअली हमको ये पता चलता है वो चाइना की तरफ जाएगा। फाहियान के विजिट की सिग्निफिकेंस क्या है सर, ठीक है ना, समझे। तो आखिर के अंदर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि फाहियान के विजिट की सिग्निफिकेंस ये है कि फाहियान जो समुंदर का रूट के बारे में बताता है, वो रूट ट्रेडिशनल इंडो चाइना ट्रेड रूट के बारे में आज की तारीख में निकल गया है सर, ठीक है। जिसको हम लोग मलाक्का स्ट्रेट के रूप में पहचानते हैं, उसको फाहियान ने इनडायरेक्टली एक्सप्लोर किया था सर, ठीक है। दूसरी, फाहियान ने आगे की जनरेशन के लोगों को मोटिवेट किया एंड उनके बारे में पूरे चाइना में वाहवाही हो गई सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो हुआ क्या कि व्हेन फाहियान गोज बैक ना सर, ओके, ही वाज वेलकम्ड इन ह्यूज नंबर बाय द पीपल ऑफ चाइना सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। क्योंकि इनके वर्क और इनकी एक्सपीरियंसेस और इनका जो पूरा का पूरा अनुभव और ऑब्जर्वेशन था,
उसके बेसिस के रूप में वो चाइना में कल्ट बन गए। बोले हमारा मतलब है ना नेता कैसा हो या हम किसको आइडियल के रूप में देखते हैं, तो बुद्धिज्म में कोई एक व्यक्ति को आइडियल के रूप में चाइना में देखा गया, वो फाहियान। इसके पहले कश्यप, मातंग और बोधि धर्म हुआ करते थे सर, ठीक है ना, समझे? पर ये दोनों के दोनों भारत से गए थे। फाहियान की इंपॉर्टेंस ये है कि वो खुद वी विल कम टू नो कि चाइना से भारत की तरफ आए होते हैं। तो उनका अनुभव, उनकी राइटिंग्स, उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, और इसी आधार के ऊपर उन्होंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की, कुछ करेक्ट है, कुछ चीज़ें अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इनकरेक्ट है। बट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे, क्योंकि इन्हीं के राइटिंग से मोटिवेटेड होके ह्यूएन सांग इंडिया के ऊपर आएगा सर, ठीक है? आप देखिए ह्यूएन सांग क्यों इंडिया आता है? तो ह्यूएन सांग इंडिया इसी के कारण आया क्योंकि फाहियान आए थे, है ना? आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई कलेक्टर बनता है तो आपको क्या लगता है कि भई देखो वो व्यक्ति बना है तो अब मुझे भी बनना पड़ेगा, है ना? समझे कि नहीं समझे? उन्होंने कर दिया है तो नाउ इट इज़ माय टर्न एज़ वेल, है ना? मतलब काइंड ऑफ फीलिंग वैसी आनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ ऐसी ही व्यवस्था फाहियान की थी सर, ठीक है? फाहियान को बेसिकली या फाहियान का जो अनुभव था, वो आगे की जनरेशन में ह्यूएन सांग को मोटिवेट करेगा। फाहियान कब आए थे? 399 से लेके 414 सीई तक आपको मिलेंगे। ह्यूएन सांग कब आया? तो 630 से लेके 645 सीई तक आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो यू विल फाइंड देयर इज अ ह्यूज गैप इन बिटवीन, है ना? इनके बीच में आपको गैप मिलेगी, बट इंपॉर्टेंट है सर। खैर, तो इस तरह की कहानी आपको फाहियान की रहती है। हमें इतनी क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि व्हाट हैज़ बीन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फाहियान। अब फाहियान के सिवाय सर, है ना, देयर वर अदर चाइनीज़ ऑथर्स एज़ वेल। तो प्लान तो ये था कि मैं आपको हर एक चाइनीज़ ऑथर्स के बारे में एक ही क्लास में बता दूँ, बट एज़ ऑलवेज़ मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का और पढ़ने का जो तजुर्बा है, ये कहता है कि नेवर डू एनीथिंग इन हरी, है ना? तो हम लोग बेसिकली ह्यूएन सांग के बारे में नेक्स्ट क्लास में आएँगे, और ह्यूएन सांग, इत्सिंग और इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया था कि वैंग जुआंग जैसे लोग इंडिया के बारे में क्या ऑब्ज़र्व करके गए हैं सर, है ना? इनके ऊपर चर्चा करेंगे, और पीवाईक्यू जो आया है इसकी भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है? तो आज हमारे वीडियो का पार्ट 1 खत्म हुआ है दोस्तों सर, ठीक है ना, समझे? तो एक और सेशन लेंगे, एक और सेशन लेने के बाद मैं इसका पार्ट 2 करवा दूँगा, एंड बाय डूइंग बोथ दिस पार्ट्स विल बी एबल टू कंप्लीट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे द चाइनीज़ ट्रैवलर्स इन एंशिएंट इंडिया। अब देखिए चाइनीज़ के जैसे अरब्स भी आए हैं। अरब्स में कौन-कौन आए थे, कब-कब आए थे, कहाँ-कहाँ आए थे, इनके ऊपर भी एक सेशन ले सकते हैं। पर अभी आगे डिस्कस करेंगे। मैंने एक्चुअली है ना एक सीरीज़ ली हुई है मिडीवल इंडिया में ट्रैवलर्स की। यूरोपियंस और रशियंस और सेंट्रल एशियन ट्रैवलर्स जो विजयनगर में आए थे सर, है ना? तो ज़रूर से आना, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिलेगी। वो मैंने स्पेशल क्लासेस के ऊपर लिया है अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में, तो दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल एज़ वेल। बाकी हम इसका एक पार्ट 2 करेंगे डेफिनिटली, और इसको कंप्लीट करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप सब्सक्रिप्शन रिलेटेड ये नंबर के ऊपर फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ हमारी यूसीएसई चैंपियनशिप में। फ्री टेस्ट में आइए, अपने आप को जज कीजिए, स्कॉलरशिप पाइए, लैपटॉप से लेके, है ना, ब्यूरोक्रेट से मिलने का मौका, आपके जो भी ड्रीम ब्यूरोक्रेट जिनको आप आइडियलाइज़ करते हो, उनके साथ आप संवाद कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें अनुभव के रूप में आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट आप हमसे मिल सकते हो बूट कैंप के अंदर। ये बूट कैंप हम टीचर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, मतलब किया जाएगा, जहाँ हम टीचर्स और स्टूडेंट्स सबके सब मेंटर्स के रूप में आपको हेल्प करेंगे, एंड आपकी जो क्वेरीज़ है उसको भी रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफ़ॉर्म। ये क्लास की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इसको भी ज़रूर से लाभ ले लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, कमेंट्स कीजिए, I'll टीम विल गेट बैक टू यू एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।